हाँ जी, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में रूरल वर्ड का क्या मतलब है? विलेजेस। जो हमारे विलेजेस हैं उनको हम कहते हैं रूरल एरियाज। तो तुम्हें क्या लगता है, टू योर नॉलेज, हमें रूरल डेवलपमेंट में किस बात, कैसे रूरल डेवलपमेंट की जरूरत है? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट। सारी टर्म बोल दो जितनी आती हैं, जितनी भी टर्म पता है सब बोल दो एक एक करके, सब चाहिए। और क्या चाहिए? मॉल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एक तरफ हम कह रहे हैं एजुकेशन चाहिए, और साथ में मॉल्स भी चाहिए। ओके, और क्या है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर हो गया, बैंक्स होने चाहिए। अभी तक भी ये सब ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल ही तो हर जगह तो अर्बन को भी चाहिए। ऐसा क्या है जहां पे रूरल एरियाज आर इन डेफिसिट एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज? ये सारे तो किसी भी इकोनॉमी को चाहिए ही चाहिए। गलत नहीं है, सारे पॉइंट सही हैं जो तुम बता रहे हो, अर्बन एरियाज के बाद है ना, फिर भी उन्हें चाहिए डेवलप करने के लिए। हाँ ठीक है, और क्या चाहिए? तो एजुकेशन में आ गया स्किल्स। हम देखो, एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट भी उन्हें चाहिए। सिर्फ एजुकेट करना जरूरी नहीं है, इस तरह की स्किल डेवलपमेंट करना कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिलती तो भी वो अपने लिए लाइवलीहुड अर्न कर सकें। ठीक है, एजुकेशन में, एजुकेशन से भी पहले उन्हें लिटरेसी चाहिए ही चाहिए। लिटरेसी के बिना, पहले लिटरेट होंगे उसके बाद एजुकेटेड हो पाएंगे, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा फीमेल लिटरेसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि फीमेल्स को अपने राइट्स पता हो, फीमेल्स का जो वहाँ पे विमेन एक्सप्लॉयटेशन होता है वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो उनको फीमेल्स को एम्पावर करना, विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिगार्ड टू एवरीथिंग, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ये बेसिक सी बातें हैं जो कि होनी चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो बैंकिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गया कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है ना, एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, लैंड रिफॉर्म्स, जो हमारे फार्मर्स की एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टी लेवल क्रॉपिंग कैसे करें। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें एम्प्लॉयमेंट इसलिए चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए चाहिए क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विलेज की प्योरिटी है वो उसे खत्म कर दे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए होना चाहिए कि जो लोग अपना घर छोड़ के अर्बन एरियाज में आ रहे हैं वो अपना घर छोड़ के अर्बन एरियाज में ना आए, वो माइग्रेट ना हो, वो वहीं पर रह के काम कर पाए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड नॉट हैम्पर द ओरिजिनलिटी ऑफ विलेजेस, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें चाहिए। समझ रहे हो? तो ये सब हमें चाहिए। ऐसा सब हमें क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि हमें ये सब चाहिए? क्योंकि हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल सेक्टर में ही रहती है अभी भी। यानी कि इवन जो हमारे पॉवर्टी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो अभी भी हमारे रूरल एरियाज में ही रहते हैं। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल पे ही एज अ मेन सोर्स
रहती है। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। रूरल डेवलपमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें ये जरूरी है कि लोग फार्म एक्टिविटीज एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। अगर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट शुड रिमूव्ड। ठीक है, हमें उनकी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है, मान लो पोल्ट्री है तो वो एक नॉन फार्म एक्टिविटी है, लेकिन उसको भी हम एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उनके लिए जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज है, उनका जो घर का एनवायरनमेंट है, जो उनकी बेसिक नीड्स है, उनको हमें प्रायोरिटी पे रख के उनके डेवलपमेंट के लिए करना है काम। तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं, क्योंकि क्या हुआ जब हमारी 1991 की पॉलिसी आई तो उसमें प्राइमरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी। अब क्योंकि हमने उनको सबसे कम इंपॉर्टेंस दी तो हमारी क्या हुआ, वहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहीं पे रुक गया। तो ऐसे में वहां के लिए हमें रिफॉर्म्स लाने अलग से बहुत जरूरी है, बिकॉज उनके अंदर अगर चेंजेस नहीं आएगा तो पीपल टेंड टू माइग्रेट, और उसका नुकसान ये होता है कि अर्बन एरियाज पे प्रेशर भी आता है, एक तो वो प्रॉब्लम है। रूरल एरिया के लोग जब वहां से उठ के बाहर आते हैं तो उनके लिए उनका वेदर चेंज होना, उनकी लिविंग स्टाइल्स में चेंज होना, उनकी ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप सोचो ना, अपने घर से दूर रह के कोई कैसे सुखी रह सकता है। भाई आप लोग भी अभी 12th के बाद जब हॉस्टल जाओगे तो आपको ये फील होगा, अभी जो आपको घर में मम्मी से लड़ते हो ना इतना, ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया, जब कल को हॉस्टल जाओगे ना तो मम्मी की वही सब्जियां याद आएंगी जब तुम्हें हॉस्टल का खाना खाने को मिलेगा। तो यही याद आएंगी मम्मी की सब्जी, और फिर लिटरली तुम यही बोलोगे, मम्मी आज तो चाहे आप अपनी वाली घिया ही खिला दो, मेरे को तो वही याद आ रही है। लौकी, शर्म की बात है। तो हमें इस चैप्टर में ये सारे इश्यूज को हैंडल करना है कि रूरल क्रेडिट क्या है, रूरल मार्केटिंग क्या है, हमारी फार्म एक्टिविटीज एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, हमें इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं रूरल क्रेडिट। क्या होता है रूरल क्रेडिट? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वो कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं जो वहाँ पे स्पेसिफिकली वो मतलब लोन देते हैं उनको। रूरल क्रेडिट का मतलब है फाइनेंसिंग से जो भी रिलेट कर रहा है वो सब रूरल क्रेडिट है, जो लोन्स मिलते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर्स को जरूरत क्या है पैसे की, वो तो अपना बना रहे हैं, उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं और खा लेते हैं। उन वो लोग जो खेती करते हैं एक तो उसके लिए चाहिए लैंड खरीदने के लिए इक्विपमेंट्स, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, इनके लिए चाहिए। और इसके अलावा और क्या जरूरत है उन्हें? जब वो लोग बीज लगाते हैं, जब उनका क्रॉप सोइंग होती है, वहां से वो पूरा प्रोसेस लंबा होता है, फिर वो मार्केट में जाता है, सेल होता है, फिर पैसे आते हैं। तो ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो बीच का गैप है, इस गैप के लिए उनको पैसे चाहिए। और क्या रीजंस हैं और क्या उनको जरूरत पड़ सकती है पैसे? तो चलो आजकल तो फार्म इंश्योरेंस भी होने लगा है। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के जब बर्थडेज आए हैं पिछले दिनों, तो किसी ने कहीं पार्टी दी, किसी ने कहीं पार्टी दी, बढ़िया बढ़िया जगह सबने पार्टी दी। अब तुम्हारा बर्थडे आया तो यू ऑल्सो वांट टू गिव पार्टी विद द सेम स्टैंडर्ड, ठीक है। वो सेम स्टैंडर्ड मान लो कुछ ऐसा था कि जितने भी लोग हैं 1000-1200 रुपए पर हेड का खर्चा आ रहा है। तो तुम्हारे 10 फ्रेंड्स हैं तो तुमने कहा कि 10-15 हजार का खर्चा आएगा, ठीक है। और तुमने घर में बोला कि मम्मी पापा मुझे 15,000 रुपए अपने दोस्तों की पार्टी के लिए चाहिए। मम्मी ने कहा बाहर क्यों करनी है, मैं बनाती हूँ घर में बढ़िया राजमा चावल छोले पूरी, बाहर क्यों करनी है तुम्हें? मम्मी इज्जत का सवाल है। मतलब क्या कहेंगे मेरे दोस्त,
हमने तो इतनी बढ़िया जगह पार्टी दी और ये घर में छोले पूड़ी खिला के ऐसी। तो फिर थोड़ा पापा ने समझाया कि देखो बेटा अभी थोड़ा सा ना बहुत सारी चीजें घर में अभी हुई हैं, तो थोड़ा फाइनेंस हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं अपने दोस्तों के बीच अपनी इज्जत खराब कराऊं? तो तुम भिड़ गए, मम्मी पापा दोनों हेल्पलेस फील कर रहे हैं और तुम भिड़ गए और तुमने बिल्कुल अशांति का माहौल क्रिएट कर दिया, खाना पीना सब, पढ़ना सब छोड़ दिया। अब बेचारे मम्मी पापा जो होते हैं ना वो इमोशनल फूल तो होते ही हैं, उनको अपने बच्चे की खुशी से आता है ना ज्यादा कुछ लगता नहीं है। मतलब मेरे जैसे थोड़े कम ही होते हैं कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन है तो मैं कहूँगी 2 दिन मत खा, कुछ नहीं होता। मैं वो वाली इमोशनल फूल नहीं हूँ, तो मैं तो कहती 4 दिन मत खा, कुछ नहीं होता, नहीं पढ़ना मत, कोई बात नहीं, मतलब आई डोंट केयर। बट ऐसा कम होते हैं, मतलब मेरे को ही पता है कि दिल तो मेरा भी जलता ही है अगर ऐसा सिचुएशन आई तो। अब पता नहीं जब आए तो मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, बोलने में तो सारी अच्छी लागत है, बोल ही सकते हैं, बोलने में क्या जाता है। बट मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया कि क्या तुम उसके बावजूद भी फिर उन्होंने अरेंज किया कहीं से पैसे, और पैसे अरेंज करके तुम्हें दिए, चाहे उन्होंने किसी से बोरो ही किए, तो डू यू एग्री विद दिस ऑल बिहेवियर कि दिस इज राइट? नो। तो ऐसे में तुम क्या करना चाहोगे? घर पे ही कर लेंगे। हमारे यहाँ जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वहां पे ये चीजों में काफी हम कहते हैं कि इंसाइट आ चुका है लोगों में कि जितना आपका है आप अपने पे खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करना है, एजुकेशन पे करना है, तो अपने घर के सारे खर्चे छोड़ के भी वो इन सब पे खर्च करेंगे, लेकिन दूसरों को खिलाने में क्यों खर्च करना है? जाते जाते यही बोल के जाएंगे कि पनीर कच्चा था और मसाले तेज थे। ये अब मोस्ट ऑफ द पीपल सोचने लग गए हैं, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज है ना वहां पे मैरिज, इवन फॉर डेथ ऑल्सो, रिलीजियस सेरेमनीज, इन सब के लिए भी अगर उनके पास पैसा नहीं है तो लोक दिखावा, पब्लिक इमेज के लिए दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि एक स्टोरी अब मैं सुनाती हूँ, ये न्यूज़पेपर में एक गांव की स्टोरी आई थी, उसमें यही कुछ बातें करी जा रही थी। हाँ तुम कहो क्या कह रहे थे? मेरी भी अम्मा की डेथ हुई थी 2022 में, तो उसका जो फंक्शन होता है बहुत बड़े लेवल का हुआ होगा। हम 52 गाँव को बुलाया था। That's what I'm telling you। अब मुझे उस स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि इसने बताया कि जब इसकी दादी का हुआ तो 52 विलेजेस, मतलब ऐसे माना जाता है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा रही होगी, वो 90 प्लस 92, तो ऐसे बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर 90, 95, 100 मतलब इतना उसमें जाके अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसको सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाएगी, ठीक है, और उसको ड्राई फ्रूट्स ऐसे लुटाए जाएंगे और पूरे 101 ब्राह्मणों को, 51 ब्राह्मणों को भोज कराया जाएगा, पूरे 3 दिन तक पूरे गांव को भोज कराया जाएगा। अगर हमने ये नहीं किया तो इसका मतलब ये कि हम अपने जो बड़े हमारे गए हैं हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ये अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक और स्टूडेंट के हुआ था कि उनके दादी 98 इयर्स की डेथ हुई, तो उन्होंने उनका इतने लेवल का फंक्शन नहीं किया। तो सिंपल जब हम उनके उस पे गए, प्रेयर मीटिंग में गए, तो वहां पे लोग फुसफुसा रहे थे, बताओ जी 98 साल की गई हैं और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, कंजूस कहेंगे। और मैं सोच रही इसमें कंजूस क्या है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैसा उस दावत में खर्च करना था उस पैसे को उन्होंने जो ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेज होते हैं उन्होंने वहां पे दान किया, कि इंस्टेड ऑफ फिलिंग स्टमक ऑफ एम्प्टी स्टमक उनके भरे, जिनके ऑलरेडी भरे हुए हैं, और जो उसके बाद ये लिफाफा देख के बोलेंगे अच्छा 100 रुपए दिए हैं, बड़े कंजूस है, उसकी जगह हाँ, तो उसके बजाय उन्होंने उतना मनी जितना उन्होंने सोचा था उन्होंने वहां किया जिससे कि कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन हो। व्हाट इज बैड इन दिस? ठीक है, बट हमारे रूरल एरियाज में अभी भी ये माइंड स्टक है कि वो इसके लिए पैसे खर्च करते हैं और इसके लिए वो अपनी जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, वो बोरो करते हैं पैसा। ये सब अभी प्रॉब्लम्स हैं।
तो बेसिकली हमारी जो रूरल डेवलपमेंट में ये सारी हमने प्रॉब्लम्स देखी, ये तो है ही मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम। इससे बड़ी जो रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है वो ये है कि सोशल आउटलुक में चेंजेस लाने। अर्बन में भी है, मैं जिसकी मैं बता रही हूँ अभी वो तो अर्बन है, यही आईटी एक्सटेंशन की बात है, हमारे अर्बन एरिया की बात है। तो ऐसा थोड़ा ना कि अर्बन एरिया में नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन चलो अर्बन एरियाज में फिर भी लोग अब ऐसे हैं, ये उनके पास पैसा वो कर रहे हैं खर्च, हमें क्या मतलब, ये वाला माइंडसेट फिर भी काफी लोगों का बन चुका है। बट रूरल एरियाज में अभी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी भी सोशल इमेज की। तो बेसिकली उनको इसके लिए भी फंड चाहिए होता है। तो फार्मर्स को एक लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड उन्हें जनरली अपनी जो पर्सनल ये खर्चे हैं, सेरेमनीज एंड ऑल, इसके लिए, या कोई भी असेट परचेज करने के लिए, ट्यूबवेल लगाना है, ट्रैक्टर खरीदना है। मीडियम टर्म लोन चाहिए, जैसे कि मान लो उन्हें कोई छोटी मोटी मशीनरीज खरीदने, इक्विपमेंट्स लेने हैं। और कई बार सोइंग के लिए जो उन्हें चाहिए वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो 6 से 12 महीने के आते हैं। तो अब रूरल क्रेडिट आएगा कहाँ से? एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारे पास ये इंस्टीट्यूशनल में आ जाते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेकिन वहां पे ज्यादा काम करते हैं, वहां पे इंस्टीट्यूशनल इतना काम ही नहीं करते। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन है? मनी लेंडर्स, जमींदार, रिलेटिव्स, दोस्त, कमीशन एजेंट्स, नेबर, ये लोग। तो इन सब के वजह से रूरल क्रेडिट ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये सब एक्सप्लॉइट भी बहुत करते हैं। तो इन सब से सॉल्यूशन के लिए एक इनिशिएटिव 1969 में सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एक आया। एक सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें मल्टी एजेंसी अप्रोच आई। मल्टी एजेंसी अप्रोच, इसके थ्रू थोड़ा सा रूरल क्रेडिट को फॉर्मलाइज किया, ठीक है। सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच के थ्रू इंडिया ने थोड़ा सा जो रूरल क्रेडिट है उन प्रॉब्लम को थोड़ा सा, पूरी तरह सॉल्व तो आज भी नहीं हुई है, लेकिन दे ट्राइड, ठीक है, 1969 में। तो हमारे पास इसके बाद एक 1995 में एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी आई जो केरला में आई थी, कुदुम्श्री के नाम से। 1995 में ये कुदुम्श्री नाम की एक आई जिसमें जो पुअर वुमेन थी उन्होंने अपनी थ्रिफ्ट सोसाइटी बनाई। अपनी जो भी सोसाइटी में उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और फिर जिसको जरूरत थी उनको इकट्ठा करके दे दिया। फिर उससे कुछ इंटरेस्ट ले लिया कि भाई हम तुम्हें 1000 दे रहे हैं, तुम हमें 50 फालतू दे देना। ऐसे करके उन लोगों ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करके बनाया। धीरे धीरे ये इतनी ज्यादा अच्छी सोसाइटी बन गई कि इनफॉर्मल बैंक्स में ये आज की डेट में एशिया की लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक बन चुका है। कोई फॉर्मल बैंक नहीं है, कोई नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, उसके बावजूद भी ये सोसाइटी कुछ नहीं है, किसी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, इनफॉर्मल। हाँ जी, तो कुदुम्श्री के बारे में आपको समझ में आ गया कि कुदुम्श्री क्यों बनी थी। एक क्रेडिट सोसाइटी बनी, थ्रिफ्ट सेविंग सोसाइटी बनी, एशिया का इनफॉर्मल बैंक में टॉप पे बन गई, ठीक है। अब जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल तो चलो है जैसा भी, मतलब वो एक्सप्लॉइट भी करता है, सब करता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है उसमें क्या क्या रहा? उसमें हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बड़े नए नए अब इमर्ज होकर आए हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तुमने कभी जाके देखे हैं, कहीं पे गए हो? जैसे दिल्ली हाट कभी गए हो? दिल्ली हाट में जो शॉप्स हैं उनमें काफी सारी शॉप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली ही हैं। या ये जो तुम्हारा एक गार्डन है यहीं पे निजामुद्दीन पे ही, अरे कौन सा गार्डन है निजामुद्दीन पे, एक मैं भूल रही हूँ नाम, वहां पे संडे सुबह सुबह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं विलेज से डायरेक्टली, और पूरा खाना पीना पूरा होता है, काफी सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है। ये एवरी संडे मॉर्निंग से 6 o'clock, अभी आजकल 6 o'clock, विंटर्स में 7 o'clock शुरू होता है, 12-1 बजे तक, ठीक है।
मुझे याद नहीं आ रहा नाम, याद आएगा तो बताऊंगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आजकल बड़े फेमस हो गए हैं और वो हम उनको जो क्रेडिट मिलता है वो भी एक तरह का फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम आ चुका है उनके पास, क्योंकि वो अपने ही कम्युनिटी को रेज करने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब हम ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, ये हर कोई बेसिकली इसमें क्या काम कैसे होता है, जैसे कि मान लो ये एक ग्रुप है, इसमें ये सारे लोग हैं, ये सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट करके ये एक अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब ये हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर महीने या जो भी इनका एक टर्म होता है। अब इसको पैसे की जरूरत है तो यहाँ इसको पैसा मिल गया, फिर ये वापस करेगा, लेकिन हर महीने कंट्रीब्यूट तो हो ही रहा है। और इनका पर्पस ये है कि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं और हम लोग जो जो अपने काम कर रहे हैं उसमें इनको हेल्प करना, ठीक है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड पूलिंग ऑफ मनी। पूलिंग ऑफ मनी, मनी को पूल करना, सारे दिस इज कॉल्ड पूलिंग। तो मनी को पूल करना, अगर हर इंसान मान लो 100 रुपए भी दे रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 900 रुपीज यहाँ पर आ गए। हर महीने 900 रुपीज आ रहे हैं। अब अगर एक ये बंदा है बी, इसको चाहिए तो इसको 900 यहाँ मिल गए, 100 रुपए दिए थे जबकि इसने। अब जब भी ये वापस करेगा तो इसको बोल दिया कि आप वापस कर देना, लेकिन हर महीने 100 रुपए तो आ ही रहे हैं। और इनका पर्पस ये है कि हम अपने तरफ से अपने इंस्टॉलमेंट में, जरूरी नहीं है कि आप जैसे उसको ये बोल दिया कि हर महीने 100 की जगह 150 दे देना या 200 दे देना, तो 100 रुपए तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिए। तो कुछ भी करके अपने जो ग्रुप्स हैं उनको मोटिवेट करना। तो इस तरह से करके धीरे धीरे ये शुरुआत हुई थी कुदुमश्री से, लेकिन बाद में अब ये सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड नहीं रहा। अगर हम देखें तो 2019 तक 6 करोड़ वुमेन जो है थी उन्होंने 4 लाख स्मॉल हाउसिंग ग्रुप ऐसे बना दिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं इनमें हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास 10-15 हजार 2.5 लाख करके एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है, जो पूरी कम्युनिटी उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। फिर हमारे पास कुछ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी होते हैं। फिर हमारे पास कमर्शियल बैंक्स भी आ गए। 1969 में हमारे कमर्शियल बैंक को, जब ये 1969 ये आया था सोशल बैंकिंग, उसी समय हमारे कमर्शियल बैंक्स का भी नेशनलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे हो ही रहा है, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी हमारा पास तो होने को 1904 में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो सोसाइटीज बनाई तो इसलिए गई थी कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन उनको प्रमोट करे, ठीक है, ताकि जो मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं उस एक्सप्लॉइटेशन को कम कर सके, रीजनल इम्बैलेंसेस को कम कर सके, अपने अपने प्रोग्राम्स चलाएं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेज कौन कर रहे थे, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं। अब बेसिकली जो मनी लेंडर बन के, जमींदार बन के वो इनफॉर्मल वे में एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, वो फॉर्मल वे में आ गया। प्रॉब्लम यहाँ आई क्योंकि वो इतना डॉक्यूमेंटेशन था कि एक बेचारा गरीब अनपढ़ किसान जानता ही नहीं था ये सारे प्रोसेस को, तो उसको फिर किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती थी, मीडिएटर की जरूरत पड़ती थी, वो फिर कहीं गलत कागजों में साइन करवा लेते थे। तो बेसिकली, और ये जो थी चला कौन रहे थे, बिग फार्मर्स। तो इनके पास भी कोई बैंकिंग सेक्टर को चलाने का एक्सपीरियंस तो नहीं था, तो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी तो थी ही इनके पास। इनको कोई ऐसा तो पता नहीं था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, ये वाली स्किल तो उनके पास थी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी जो कोऑपरेटिव सेक्टर था। सेम प्रॉब्लम रीजनल रूरल बैंक्स के साथ भी आई कि कंटिन्यूअस लॉसेस होते जा रहे हैं। प्रॉपर उनको नई रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट तो 1976 में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर क्या हुआ, उनके साथ तो ज्यादा दिक्कतें हुई। कोऑपरेटिव स्टोर्स में बिग फार्मर्स ने बनाया और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया किसानों को। रीजनल रूरल बैंक तो गवर्नमेंट के सेटअप किए हुए थे, इसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम, किसानों को तो बिल्कुल अच्छे से भड़का दिया। और ये बैंक्स बजाय इसके कि इन बैंक्स को कुछ वापस मिलता, लोग लेके भाग गए।
इनके पैसे। तो इनके साथ तो फिर ये और दिक्कतें आई कि ये जो बैंक्स थे इन्होंने लोन तो डिसबर्स कर दिया, लेकिन वो लोन डिसबर्स करने के बाद उनको रीपेमेंट्स नहीं मिली। रीपेमेंट्स नहीं मिली तो वो बैंक से खत्म हो गए। कब तक पैसा लाएंगे जब उनके पास वापस ही नहीं आ रहे हैं। और वही वाली बात है कि इतने लॉसेस के बाद, क्योंकि क्या होता, बड़े फार्मर्स उनके साथ ज्यादा डील करते नहीं थे, ठीक है। तो उनका जो प्रॉब्लम थी, उनके पास फंड्स आते नहीं थे ज्यादा। अब वो फंड्स कहाँ से लाएंगे? फिर दूसरा, वो जितने लोगों को दे रहे हैं, मनी लेंड कर रहे हैं, वहां से भी वापस नहीं आ रहे हैं। तो हर दोनों जगह से प्रॉब्लम आ रही है ना। फिर वही वाली प्रॉब्लम कि डॉक्यूमेंटेशन की तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो जो एक किसान जिसको नहीं पढ़ा लिखा है उसको तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। अब हुआ ये कि इन सारी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कमर्शियल बैंक्स भी बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स ओपन किए वो भी कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर भी काम नहीं कर रहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अपनी एक लिमिटेशन है। तो इन सब को जो शॉर्टकमिंग्स थी, तो इसके लिए फिर 1979 में एक कमेटी बनाई गई। गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की, ठीक है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1981 में। 1981 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद नाबार्ड फॉर्म्ड हुआ। नाबार्ड फुल फॉर्म पता है नाबार्ड की? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां से नेशनल आ गया, बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड सेटअप हो गया जुलाई 1982 में, ठीक है। और इसकी जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी वो 500 करोड़ थी, टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसमें से 50% कैपिटल किसने दी? आरबीआई ने दी। और बाकी 50% किसने दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। तो ये जो 50% था ये आरबीआई ने दी, और ये जो 50% था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, ठीक है। इसका जो भी हमेशा चेयरमैन होगा, नाबार्ड का चेयरमैन, तो नाबार्ड का चेयरमैन हमेशा ही डिप्टी डायरेक्टर, जो भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई होगा वो ऑटोमेटिकली नाबार्ड का चेयरमैन भी होगा। तो नाबार्ड ने क्या किया? नाबार्ड ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स प्रोवाइड करे। किसको किए? कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, डेवलपमेंट बैंक्स को, इन सबको जो आरबीआई से अप्रूव थे, जिससे कि वो आगे किसानों को दे सके, ठीक है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, उन्होंने ये लोन पे ऑडिट लिया, इसकी रेगुलर इंस्पेक्शन की, इन्होंने फार्मर्स एजुकेशन के लिए काम किया, ये सब नाबार्ड ने किया, ठीक है। अब काफी अच्छा किया है। और उसके बाद से ये भी आई है कि नाबार्ड ने जब से अपने हाथों में लिया है तो कुछ भी करके रूरल बैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट भी आई है। जो प्रॉब्लम्स अभी भी चली आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स वही हैं कि अवेयरनेस नहीं है इतनी ज्यादा, मतलब फार्मर्स को ये पता ही नहीं है कि फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये एक प्रॉब्लम अभी भी है। तो रूरल बैंकिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फार्मर्स हैं उनको वहां का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि वो अभी भी इनफॉर्मल वे में ही जाना पसंद करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स तो जाना पसंद ही नहीं करते, बड़े फार्मर्स के लिए तो मैटर ही नहीं कर रही ये बातें, ठीक है। तो इसके लिए जो आया कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए, तो काफी सारी तरह की मनरेगा आया, जनधन योजना आई, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स ओपन किए गए जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना, ओल्ड एज पेंशन शुरू हुई, और गांव में जगह जगह अवेयरनेस कैंप्स शुरू करे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए कि ये फैसिलिटीज आपको हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा रूरल क्रेडिट था।
ठीक है, तो रूरल क्रेडिट हमने सारा आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूरल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, हम रूरल मार्केटिंग और आगे का चैप्टर करेंगे। ठीक है।